we will start with our second chapter of NCERT, or the most fundamental chapter of the chemistry, atomic structure. In this chapter, we will deal with all the fundamental concepts related to an atom, from which all the matter, all the materials are made up of. In class 11th NCERT textbook, it is mentioned in chapter 2, but we will deal it in the very beginning because all the concepts which starts from it, और एग्जैक्टली हमारी NCERT में जो दे रखा है तो चीज़ें स्टार्टिंग से हैं, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। बट जो हमारा सिलेबस है, जो जेईई का हमारा सिलेबस है और जो हमारे ओवरऑल सिलेबस आते हैं, ठीक है, मतलब सीबीएसई के सिलेबस को भी लेके चले अगर और जेईई के सिलेबस को भी लेके चले तो मेन पार्ट जो हमारा है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड मॉडल था एटम का रदरफोर्ड के मॉडल से, वहाँ से शुरू करना होगा, और रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक को आगे लेके चलें तो फिर हमें बोर का मॉडल आएगा, एंड आफ्टर बोर्स मॉडल वी विल मूव टू द मेन थिंग विच इज़ द क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। ओके, बिकॉज बोर मॉडल का जो पहला हाइपोथेसिस था वो भी आपका बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल था। बोर ने अपने पूरे हाइपोथेसिस में जो पहला स्टेटमेंट दिया था वो यही था कि रदरफोर्ड वाज ट्रू, मतलब उनका कहना था कि रदरफोर्ड ने जो कहा था वो सही कहा था। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले चीज़ों को लेके चलना होगा रदरफोर्ड से, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर, ऐसे हम लोग इसे पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ा रहा हूँ, बट एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो हमारा सिलेबस है इसमें वो क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल है। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए हमें बेसिक आइडियाज़ होने चाहिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से प्रीवियस के मॉडल आए। पहला मॉडल तो डॉल्टन का था, उसके बाद थॉम्सन के मॉडल आए, देयर आफ्टर रदरफोर्ड। बट ऐसा है कि भाई जो थॉम्सन तक का मॉडल था, मतलब जो डॉल्टन का मॉडल था और जो थॉम्सन का मॉडल था, वो इतने बेसिक हैं कि उन्हें पढ़ने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। बट रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दैट्स वाई वी नीड टू डील द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बट इससे हमें आइडियाज़ लेने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है कि रदरफोर्ड ने एटम की शुरुआत की, एटम के मॉडल के बारे में बताया, और यहाँ से चीज़ें उठ के कैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक गई। सबसे पहली चीज़ रदरफोर्ड ने किया क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला हम डील करेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इन हिज एक्सपेरिमेंट सबसे पहली चीज़ जो रदरफोर्ड ने लिया वो था अल्फ़ा पार्टिकल, है ना। अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गोल्ड फॉइल में, ठीक है। तो भाई एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था, है ना, बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है हमें, ठीक। इन्होंने किया क्या, bombarding alpha particles
ऑन गोल्ड फॉइल। ठीक है, मैंने बड़ा छोटा सा लाइन लिखा है, लेकिन इसमें दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ कि भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, और दूसरी चीज़ रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया था। अगर मेटल फॉइल लेना है तो गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, वो कोई चीप मेटल भी ले सकता था, बट वाई रदरफोर्ड चूजन गोल्ड फॉइल। एंड सेकेंड थिंग, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या चीज़ है। तो भाई ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, तो भाई देखिए, व्हाट इज एन अल्फ़ा पार्टिकल? द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, द न्यूक्लियस ऑफ He एटम्स या एटम। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम के एटम का न्यूक्लियस है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, हीलियम का एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2। ठीक, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर हो गया 2। अगर मैं इस हीलियम को क्या करूं कि भाई इस हीलियम में से मैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा दूं। ठीक है, हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ड्यूली पॉजिटिव चार्ज करा दिया जाए, इस हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए। ठीक, क्या कर रहे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दे रहे हैं इससे, हीलियम में से। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ई, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ई माइनस नीचे में 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी मासलेस। इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है ऐसी बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, बट इलेक्ट्रॉन को मासलेस कंसीडर किया गया, दैट्स वाई हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आ जाइए बात, मेन बात पे। तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम हमारा 4 एटॉमिक मास 2 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। तो भाई हीलियम से जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये बन गया He+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो He+2 है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है हमारा, दिस He+2 इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब इस He+2 के जो अल्फा पार्टिकल हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जिसमें 2 प्रोटॉन है, इसे रदरफोर्ड ने बॉम्बार्ड कराया किसमें? गोल्ड फॉइल में। ठीक, समझो बात को। अब रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया किसमें? गोल्ड फॉइल में। अब दूसरी बात आती है वाई गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इसका रीजन है कि गोल्ड फॉइल क्यों। ठीक, तो भाई गोल्ड फॉइल इज हाईली डक्टाइल मेटल। सबसे ज़्यादा जितने भी मेटल उनमें सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है, मतलब गोल्ड के सबसे पतले शीट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई द थिनेस्ट फॉइल है ना, द थिनेस्ट फॉइल या मेटल फॉइल लिख लो, द थिनेस्ट मेटल फॉइल कैन बी मेड अप विद गोल्ड, है ना। जो सबसे पतला फॉइल बनाया जा सकता था वो किससे बन सकता है? गोल्ड से बन सकता है। और ये थिकनेस इतना कम होगा गोल्ड के फॉइल का दैट इन अ सिंपल क्रॉस सेक्शन ऑफ द गोल्ड फॉइल यू विल ऑब्जर्व अप्रॉक्सीमेटली 1000 एटम्स ओनली। मतलब इतना थिन होगा कि भैया वो थिकनेस जो है गोल्ड फॉइल का थिकनेस अप्रोचेस टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ एटम्स के बराबर होगा। मतलब ये है
कि गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है, इस थिकनेस में सिर्फ 1000 एटम्स ही आ पाएंगे। इतना पतला गोल्ड को बनाया जा सकता है कि उसके सिर्फ 1000 एटम ही इसके थिकनेस में आ पाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया जाएगा, दैट अल्फा पार्टिकल में एनकाउंटर डायरेक्टली विद द एटम्स। ठीक है, वो सीधा सीधा एटम से एनकाउंटर कर पाए अल्फा पार्टिकल्स, इसके लिए इसने सबसे थिनेस्ट फॉइल को लिया, जो कि किससे बन सकता था, गोल्ड से। ठीक है, अब ये गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने क्या किया भाई, ये अल्फा पार्टिकल्स जो He+2 है, ठीक है, इस He+2 को रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल में, ये जो आपका 2, इसे अल्फा पार्टिकल को अपन ऐसे लिख सकते हैं +2e, है ना, इस अल्फा पार्टिकल को रदरफोर्ड ने इस गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कराया। बस इतनी सिंपल सी बात थी। अब भाई ये अल्फा पार्टिकल, अब इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कैसा है, इसे हम देख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने अब उसे पता भी तो चलना चाहिए कि भाई गोल्ड फॉइल का क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसे उसने एक स्क्रीन बनाया। ठीक है, ये स्क्रीन है। ठीक है, ठीक, एक स्क्रीन लिया और इस स्क्रीन में यहां पे एक पतला सा, ये हमारा गोल्ड फॉइल हो गया। ठीक है, ठीक, अब क्या कर रहा है कि भाई अगला हम लोग बनाते हैं, यहां पे बना लेते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। हाँ, ठीक है, ये लेजर जैसी कोई चीज होगी जो अल्फा पार्टिकल छोड़ेगा। ठीक, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। है ना, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अब यहां से अल्फा पार्टिकल्स को इसने रिलीज कराया, ये +2e है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ इसमें, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। +2e +2e, ये अल्फा पार्टिकल्स को इसने बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि भाई ये रदरफोर्ड का हमारा एक्सपेरिमेंट था, नेक्स्ट हम समझते हैं कि अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कराया, देन आफ्टर दैट व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब समझिए बात को। ये देखो जो मैंने सोर्स बनाया था अभी अल्फा पार्टिकल्स का, है ना, ये जो मैंने सोर्स बनाया था ये वही सोर्स है। प्रैक्टिकली समझो बातों को, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है ये। ठीक, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल और ये हमारा है गोल्ड फॉइल। ठीक, मैं वाइट यूज कर लेता हूं, क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, इससे अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये देखो गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कर रहा है। ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, और जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, देखो
जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज बीइंग हैपनिंग, ये पार्टिकल्स देखो अगर ये सीधे सीधे जाके टकरा रहे हैं, मतलब ये बिना डिफ्लेक्शन के टकराए। कुछ पार्टिकल्स देखना, जब आप ऑब्जर्व करोगे देखो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे टकरा रहे हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये इधर डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। देखो कुछ पार्टिकल यहाँ पे बॉम्बार्ड करेगा, कुछ पार्टिकल इस जगह पे, और कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे बॉम्बार्ड कर रहे हैं। मतलब ये जो पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग है, मतलब जैसे ही गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं, ये सोर्स ने तो अल्फा पार्टिकल को मोनोक्रोमेटिकली सिंगल डायरेक्शन में भेजा था, बट मैक्सिमम पार्टिकल्स इस पॉइंट पे आ रहे हैं, बट सम पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कुछ पार्टिकल्स में हम डेविएशंस देख सकते हैं, ठीक है। अब समझो, ये ऑब्जर्वेशन रहा रदरफोर्ड का कि भाई स्मॉल डिफ्लेक्शंस हमको दिख रहा है, अगर इस पार्ट पे आएगा तो ये हमारा स्मॉल डिफ्लेक्शंस हो रहा है, ठीक है। मतलब रदरफोर्ड ने देखा कि ये पार्टिकल्स जो हैं इनमें कुछ छोटे डिफ्लेक्शंस भी हैं, ठीक है, क्लियर। एंड नाउ व्हाट रदरफोर्ड ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड, है ना। देखो तो भाई ऑब्जर्वेशंस में आते हैं। इसे थोड़े गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि एक बार पार्टिकल यहाँ है, एक बार यहाँ टकरा रहा है, एक बार यहाँ टकरा रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड, है ना। ठीक है, हेडिंग भी है व्हाट रदरफोर्ड एक्सपेक्टेड, ठीक, और जो एक्सपेक्ट किया वैसा ही उसे मिला भी। तो पहली चीज जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेडली फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि भाई बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये पास कर गया, ठीक है। तो भाई मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास द गोल्ड फॉइल अनडिविडेडली, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मोस्ट ऑफ द particles passed through the gold foil undeviatedly, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर गए, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने किया, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, या इसको ऐसे लिखो सम पार्टिकल्स, ठीक है, सम पार्टिकल्स get deviated from their original path, ठीक है। कुछ पार्टिकल जो हैं वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गए, ठीक है। क्लियर। देखो यहाँ से मैं ये वाला लाइन कंसीडर करके चल रहा हूँ कि हाँ भाई ये वाला जो लाइन है ये अल्फा पार्टिकल का जो ओरिजिनल लाइन है, जो ओरिजिनल पाथ है वो ये वाला लाइन है। तो देखो मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पास हो रहे हैं, कुछ इधर डेविएट हुआ, कुछ इधर डेविएट हुआ, ठीक है। ये दो बातें उसने ऑब्जर्व करी, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन
वो कुछ कंक्लूजन भी निकालेगा। तीसरी बात जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की, अ वेरी फ्यू, जो कि बड़ा मुश्किल है देख पाना, है ना, इतना कम, अ वेरी 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 लिटिल अमाउंट, ठीक है, अ वेरी फ्यू, दैट इज, ये आई दैट इज है, अ वेरी फ्यू दैट इज अप्रॉक्स 1 in 20,000, है ना, 20,000 में कोई एक, ठीक है, अप्रॉक्स 1 in 20,000, अ वेरी फ्यू अप्रॉक्स 1 in 20,000 get bounced back bounces back by 180 degree from their original path। गजब की बात है। मतलब इसने क्या कहा कि भाई बहुत कम, ऐसा होगा नहीं, बहुत कम ही देख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि मैक्सिमम पार्टिकल ऐसे ही पास हो गए। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुए, और अ वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में कोई एक पार्टिकल वापस से, जैसे एक अल्फा पार्टिकल मैं बना रहा हूँ 20,000 में से कोई एक वाला, ये 20,000 में से कोई एक वाला, ये +2e जो है ये गया, ये 20,000 में से कोई एक वाला, है ना, और ये वापस से 180 डिग्री एंगल बना के रिवर्स, जस्ट जो उसका डायरेक्शन है उसी में 180 डिग्री एंगल बना के वापस से आ गया ये +2e। आई बात समझ में? मतलब जो अल्फा पार्टिकल गया था, जैसे इसको इरेजर से समझो, ये देखो, यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल गया, ये देखो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, +2 चार्ज होता है, ये अल्फा पार्टिकल इसमें से गया, ठीक है, और जैसे इधर से गया उसी रास्ते से 180 डिग्री एंगल बना के ये भाई साहब वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड को एक तीसरा ऑब्जर्वेशन मिला कि भाई 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जस्ट जिस डायरेक्शन से गया था उससे 180 डिग्री एंगल बना के बाउंस बैक हो गया। अब हम आते हैं, ये इसको देखो, दिस सिचुएशन, कि भाई ये क्या चीज़ होगी, ठीक है, ये वही पार्टिकल्स हैं, ये 2+ है, मतलब ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, ये जो 2+ आपको दिख रहा है ये अल्फा पार्टिकल है, ये आया और रिपेल हो गया, ये बाकी वाले अल्फा पार्टिकल्स है जो आएंगे न्यूक्लियस के पास से तो डेविएट हो जाएंगे, और ये वाला जो है एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल बना के वापस आया। मतलब अल्फा पार्टिकल्स का डायरेक्शन कैसा होगा, एक अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से गया, ये अल्फा पार्टिकल इधर से जाके ऐसे डेविएट हो गया, एक तो ये सीन है हमारे पास, ठीक। दूसरा अल्फा पार्टिकल इधर से जाएगा और ये यहां से डेविएट हो गया, ये देखो अल्फा 2+ चार्ज है इसमें, अल्फा 2+ चार्ज है इसमें, यहाँ भी ये अल्फ़ा है 2+ चार्ज है, ये अल्फ़ा यहाँ पे डेविएट हो गया 2+ चार्ज में। देखो ये अल्फ़ा पार्टिकल ये डेविएट हो रहे हैं, और एक ये अल्फ़ा पार्टिकल आया है, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो आया है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ अच्छे से देख लो, ये अल्फ़ा पार्टिकल जो आया है इस पे रिपल्सन लग रहा है, और ये जिस डायरेक्शन से आया है उसी डायरेक्शन पे वापस रिवर्स हो जाएगा, ये अल्फ़ा 2+, ये वापस से रिवर्स हो गया अल्फ़ा 2+, ठीक है। ये देखो आ रहा है और रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये वो वाला पार्टिकल है जो कि आपका 20,000 में कोई एक है, मतलब
1 in 20,000, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। बीस हजार अल्फा पार्टिकल्स में कोई एक। अब जो गोल्ड फाइल है, हम थोड़ा सा उसका इनलार्ज इमेज देखते हैं, ठीक है। देखो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल भाई रेज है भाई, तो काफ़ी स्पीड होगा। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो पास कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अब यहाँ पे हम आएंगे कंक्लूजन पॉइंट पे, ठीक है। इस डायग्राम को देखना, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। अब आते हैं कंक्लूजन पॉइंट पे, ये कंक्लूजन को दिखाएगा। ये जो डायग्राम है हमारा, ये कंक्लूजन को समझाएगा। इससे हम कैसे कंक्लूजन को समझ सकते हैं सर? देखिए कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जा रहे हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हमारा बिना डेविएशन के पास हो जा रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं कि भैया उससे क्या कंक्लूजन निकला। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। समझना बात को, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, उसमें रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला, व्हाट ही कंक्लूडेड, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक। अब समझो बात को। पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग विदाउट एनी डेविएशन अनडेविएटली। तो अनडेविएटेडली जितने मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, तो उससे उसने पहले ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, वो एक खाली जगह है, ठीक है। तो भाई पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty. पहला कंक्लूजन कि एटम में जो मैक्सिमम जगह है वो क्या है, खाली जगह है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। क्यों भैया? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पास कर गए, जैसे खाली जगह से पास हो सकते थे, ठीक। नेक्स्ट कंक्लूजन उसने निकाला, देयर इज अ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम। There is a central positive charge in an atom, ठीक है। एक एटम में एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर कॉल्ड न्यूक्लियस। बाद में इसे न्यूक्लियस कहा गया, तुरंत उस समय नहीं कह दिया गया। फर्दर कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, बाद में इसे एटॉमिक न्यूक्लियस कह दिया गया। तो अगर आपसे पूछे हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, देन आंसर इज रदरफोर्ड, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक। तो भाई एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे इसे पता चला सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि भाई कुछ पार्टिकल्स जो डेविएट कर रहे थे, जो पार्टिकल कुछ जा रहे हैं डेविएट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई कुछ पार्टिकल डेविएट कर रहे हैं, तो बाकी जगह जो है, जो खाली जगह है, उसमें से उसे डेविएट होने के लिए भी तो जगह मिल जा रहा है। दैट्स वाई ये पार्टिकल जा रहे हैं और ये डेविएट हो जा रहे हैं। जैसे ये सेंटर का न्यूक्लियस ही अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये रिपेल हो जा रहे हैं, ठीक है। और पता कैसे लगी? पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज पॉजिटिव कैन रिपेल द पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल्स वेर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे रिपेल कर रहा है, ठीक। और तीसरी बात, जो 20,000 में से कोई एक ही पार्टिकल 180 डिग्री से बाउंस बैक हो रहा था, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम वॉल्यूम में है, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इट इज ऑक्यूपाइंग अ वेरी लिटिल वॉल्यूम, ये बहुत कम स्पेस में है,
ठीक है, बाकी मैक्सिमम स्पेस खाली है। द न्यूक्लियस occupies a very little volume to which electrons revolves around। ठीक है, इसने कहा कि भैया न्यूक्लियस जो है वो बहुत कम स्पेस में है और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, अब आते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, उसने देखा मैक्सिमम पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, कुछ पार्टिकल सर्टेन एंगल का डिफ्लेक्शन ले रहे हैं और 20,000 में कोई एक ये वाला 180 डिग्री डेविएशन से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और उसके बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाला कि भैया मैक्सिमम पार्टिकल बिना डेविएशन के पास किए तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, कुछ पार्टिकल सर्टेन डेविएशन से पास हो रहे हैं, इसका मतलब कोई सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज है जो रिपल्सन का सोर्स है उनके लिए, उन अल्फा पार्टिकल्स के लिए। और तीसरी बात, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल वॉल्यूम बिकॉज अ वेरी लिटिल दैट इज 20,000 इन वन, मतलब 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक बाय मेकिंग 180 डिग्री। तो न्यूक्लियस बहुत कम वॉल्यूम में होगा। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। अब आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। अब एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कंक्लूजन हो गया। अब भाई रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, उसने क्या कहा और क्यों इस पे फिर सवाल उठे और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। अब अगली बात हमारी है रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अब क्या बात है, तो भाई रदरफोर्ड ने क्या बात कही। सबसे पहले रदरफोर्ड का डेफिनेशन, सबसे पहले देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एटम को डिफाइन कैसे किया। हर साइंटिस्ट जो भी एटम के लिए एक मॉडल लेके आया है उसने अपनी एक एटम की परिभाषा दी है, वो एटम का एक डिफिनेशन लेके आया है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एटम को डिफाइन कैसे किया। रदरफोर्ड ने कहा कि ये आप जब एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी अच्छी किताब है द कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे डी ली। ठीक है, जब पढ़ोगे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो सबसे पहली लाइन में जो लाइन लिख रखा है जे डी ली ने वो रदरफोर्ड के एटम का ही डेफिनेशन है। एन एटम इज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड मैसिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। बड़ा शॉर्ट में बहुत सारी बातें इसने रदरफोर्ड ने कही। तो एटम का जो डेफिनेशन रदरफोर्ड ने दिया था, एन एटम, है ना, यहीं से ये रदरफोर्ड के डेफिनेशन से ही जेडी ली ने स्टार्ट करा है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जेडी ली के एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यहीं से शुरू है उसने। अब देखो वो भी सीधे क्वांटम मैकेनिक्स पे नहीं मूव करा क्योंकि पता है कि भैया जी का सिलेबस क्वांटम मैकेनिक्स है, बट बिना रदरफोर्ड के मॉडल को समझे पॉसिबल नहीं है। तो भाई वहीं पे ये डेफिनेशन है। और अगर आप गूगल में जाओगे, विकिपीडिया में चेक करोगे एटम का डेफिनेशन बाय रदरफोर्ड, द डेफिनेशन वाज वेरी क्लियर। एन एटम इज अ सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज्ड मैसिव न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एन एटम इज central positively charged massive, because most of the mass of an atom is occupied within the nucleus of atom. An atom is central positively charged massive nucleus
surrounded by the revolving electrons. By the revolving electrons. मतलब रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एक पॉजिटिवली चार्ज छोटा सा, क्योंकि बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है एटम, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। एक एटम में एक सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ, ये 5 तो ऐसे नहीं बनाऊंगा मैं, ये सर्कुलर पाथ हो गया इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मैसिव न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड की डेफिनेशन थी, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। बट कई लोग इसके भी अगेंस्ट आए। रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एक सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है, दिस वन इज एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एटॉमिक न्यूक्लियस है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में ये बात कही। अब इसके अगेंस्ट, रदरफोर्ड के अगेंस्ट कुछ लोग आए, है ना, और उन्होंने रदरफोर्ड को गलत साबित किया, ठीक है। The drawbacks of Rutherford's model, and these drawbacks are very important for the further development in the atomic model, whether it is Bohr's atomic model or the wave mechanical model. The limitations or the drawbacks of Rutherford's model. दो ड्रॉबैक हैं। Drawbacks of Rutherford's atomic model. पहला ड्रॉबैक जो काफी इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी डेफिसिट, और यहीं से शुरुआत होगी बोर के मॉडल की, और यहीं से बोर ने जो एनर्जी वाली बात को पकड़ा और जाके फिर एनर्जी लेवल्स और इन सब चीज़ों को आगे डिस्कवर कर पाया। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है एनर्जी डेफिसिट। ये कौन सी बात है भाई? इस एनर्जी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एन एटम इज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज मैसिव न्यूक्लियस surrounded by the revolving electron. It means the electrons are continuously revolving around the nucleus for the infinitesimal time. Then the thing is that अगर कोई भी चीज़ घूम रहा है, whether the motion is transverse or circular, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ घूम रहा है तो इसका मतलब इसे एनर्जी चाहिए। अगर वो मोशन में है इसको एनर्जी चाहिए भाई। अगर ये इसके अराउंड घूम रहा है तो इसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो भाई एनर्जी डिफिसिट में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे रदरफोर्ड ने आंसर नहीं कर पाया था कि भाई फ्रॉम वेयर the electron is gaining the energy for revolving around the nucleus. ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिलता है? व्हाट इज द एनर्जी सोर्स फॉर द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? भाई इसको एनर्जी सोर्स क्या है इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का? तो एनर्जी डिफिसिट का मतलब क्या है भाई? व्हाट इज द एनर्जी सोर्स of revolving electron? Rutherford was unable to explain, सारे आंसर्स उसने दिए, उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, कि जब ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ देगा तो क्या होगा, जब नए इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा। रदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो न्यूक्लियस बचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे न्यूक्लियस में उतनी पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो वो आयनाइजेशन वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। बस दो कॉन्सेप्ट नहीं कर पाए थे, जिसमें से पहला था एनर्जी डेफिसिट कि भैया इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सोर्स क्या होगा।
ठीक है। और इसी बात को स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड जिस लेबोरेटरी में थे, कैवेंडिश लैब, रदरफोर्ड वाज इन कैवेंडिश लैब इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहीं पे फिर से जाके नील्स बोर ने 6 साल रदरफोर्ड के अंडर में काम करा और फिर उसने कंक्लूजन निकाला था एनर्जी डेफिसिट का कि भैया एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन की होती ही नहीं है, एटम के सराउंडिंग्स में एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब जो व्हीकल है इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो पाथ की है, ठीक है। वो बाद में हम लोग बात कर देंगे बोर एटॉमिक मॉडल में। बट थिंग इज दैट कि रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द एनर्जी सोर्स इन्वॉल्वड इन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा ड्रॉबैक आया रदरफोर्ड का, ये दूसरा ड्रॉबैक था एटॉमिक कोलैप्स। क्योंकि इसने एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब एक कांस्टेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी, ये बात भी खत्म हो गई। तो एटॉमिक कोलैप्स क्या था कि भाई अगर हम मान के चल रहे हैं कि भाई पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो भाई इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे जैसे चक्कर लगा रहा खत्म होती चली जाएगी। और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता रहेगा, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता जाएगा। तो जब रिवॉल्यूशन में है तो सीधे डायरेक्ट तो नहीं खींच लेगा, बट जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते चक्कर लगाता रहेगा इस न्यूक्लियस का, तो इसका पाथ धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और ये घूमते 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 आके न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती गई और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई तो इलेक्ट्रॉन को तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करते करते धीरे 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 कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा, 100 साल बाद, 200 साल बाद, हजारों साल बाद, कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस पे कोलैप्स कर जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके कोलैप्स कर गया तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गए, पूरा का पूरा खत्म, तो एटम के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन हो गया। एंड व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस भी क्वेश्चनेबल हो गया। दीज आर 2 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। अब एटॉमिक कोलैप्स को लिखना अगर हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज, ऐसा होना चाहिए, यह परसेप्शन था जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बन गया, ठीक है। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी, शुड रिलीज की जगह लूज लिखना ज्यादा बेटर है, शुड लूज एनर्जी एंड collapse to the central nucleus, है ना, ठीक है। और यही 2 ड्रॉबैक्स को फिर आगे लेके रदरफोर्ड चले एंड द थिंग विच वी आर ऑब्जर्विंग नाउ विच कैम आफ्टर द बोर्स मॉडल, बोर मॉडल इसके बाद आया और बोर मॉडल के बाद आज का जो एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है वो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फिर बाद में एडवांसमेंट किया गया, इन्हीं रीजंस को फिर सोचा गया कि भाई एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए एंड वाटर। और उसी समय बाल्मर सीरीज भी आ गया था भाई, मतलब उसी समय लोगों को पता भी चलने लगा था कि एटम्स से एनर्जी रेडिएट होती है, तो लोग ये भी सोचने लगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करेगा वही एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें उस समय आई एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ठीक है। देयरआफ्टर वी विल डील विद